12 करोड़ लोगों की इस लॉकडाउन में नौकरी चली गई है। मजदूर है ही नहीं मार्केट में, तो इंडस्ट्री काम कैसे करेगी? छोटा व्यापारी बहुत ज्यादा दबा हुआ है, इसको कैसे सुधारा जाए? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। बड़ा बिजनेस, आपका बिजनेस बड़ा करना, यही हमारी जिम्मेदारी है और हम कमिटेड हैं इसी पे काम करने के लिए। इसी सीरीज के अंदर आज आपको मिलवाएंगे भारत सरकार के एमएसएमई मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी से। नितिन गडकरी जो कि बिजनेस की अच्छी समझ रखते हैं और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी कि छोटा व्यापारी, वो छोटा व्यापारी जिसका बिजनेस बड़ा करना है हमारी भी जिम्मेदारी, और वही बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं एमएसएमई की मिनिस्ट्री, ताकि देश को और आगे बढ़ाया जा सके। और 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी का एमएसएमई दे सकता है, ये पोटेंशियल है जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है। पहला वीडियो आपने देखा होगा। आज के दूसरे वीडियो में आइए उनसे पूछते हैं कुछ सीधे सवाल। नितिन जी, आपका धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, लगभग 12 करोड़ लोगों की इस लॉकडाउन में नौकरी चली गई है। जिस मिनिस्ट्री को आप देख रहे हैं उसका सीधा सीधा संबंध हमारे देश के छोटे व्यापारियों से है। आपने 3 लाख करोड़ का पैकेज प्लान किया है अपनी मिनिस्ट्री में। 4 करोड़ वर्कर और वापस जा चुके हैं, 3 करोड़ वर्कर और जाना शुरू हो गए हैं। अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे भी तो एमएसएमई अपनी प्रोडक्टिविटी आने वाले लोन के माध्यम से कैसे चलाएगा? समस्या यह है कि जब वर्कर है ही नहीं, मजदूर है ही नहीं मार्केट में, तो इंडस्ट्री काम कैसे करेंगे और इस एक्सपेंसिव लेबर को वो कैसे एक्वायर करेंगे इस समय? उसको लेके क्या सुझाव है आपका? देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि आपने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है वो आंकड़ा, उसके बारे में मैं उससे सहमत नहीं हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो इंडस्ट्री का भी कामकाज बंद हुआ, दुकानें भी बंद हुई और कुछ प्रमाण में लोगों को नौकरियां भी कुछ प्रमाण में गंवानी पड़ी। ये भी सच्चाई हो सकती है। पर जैसे जैसे लॉकडाउन में लिबरल हमने किया है और लॉकडाउन अब ख़त्म होने के कगार पर है, तो इंडस्ट्री भी शुरू हो गई। एनएचआई में करीब 80-90% कॉन्ट्रैक्ट काम भी शुरू हुए। और दूसरी ओर ट्रेडर, बिजनेसमैन, अब आप ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून, रेस्टोरेंट्स, ये बंद पड़े थे, यानी उनकी नौकरी चली गई, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। दूसरी बात, जो बात लोग करते हैं, जो कहते हैं, इसका मतलब या इस देश की पूरी इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस केवल माइग्रेंट लेबर पे ही चल रहा है, इस प्रकार का एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, वो सच नहीं है। ये बात सच है कि बड़े प्रमाण पर माइग्रेंट लेबर भी काम करते हैं। रेस्टोरेंट एसोसिएशन वालों का कहना था कि कम से कम 1.25 से 1.5 करोड़ लोग, ये वेटर और छोटा शेफ और ये जो काम करते, कैटरिंग करने का, रेस्टोरेंट का, इसमें काम करते हैं। करीब 50 से 60 लाख लोग ये ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून, वेलनेस सेंटर में काम करते हैं, उसमें 50% से ज़्यादा महिला है। तो ये जो मुझे ध्यान में आया कि कहाँ का लोग कितना काम कर रहे हैं। तो एक तो पहली बात तो ऐसी है कि ये पूरा माइग्रेंट लेबर पर सब चल रहा था, ये भी गलत है। और माइग्रेंट लेबर पर कुछ परसेंटेज में चल रहा है, वो कितना होगा वो मेरे अंदाजे है, वो सिटी टू सिटी डिफरेंट है। और एक बात जैसी है कि जैसे बंगाल का लेबर होगा तो कलकत्ता में काफ़ी आया हुआ है, या महाराष्ट्र का कोई लेबर होगा तो मुंबई में आया हुआ है। तो आपको लगता है कि ये समस्या टेम्पररी है कि महाराष्ट्र का लेबर मुंबई लौट जाएगा, बंगाल का लेबर कोलकाता वापस लौट जाएगा जब समस्या सुधरेगी? देखो, मेरा कहना ये है कि अभी जैसे हमने इंडस्ट्री चालू की, रेस्टोरेंट ओपन किए या जगह जगह पर काम शुरू किए, तो निश्चित रूप से अब वो लोग जो थे वो रुक गए वहाँ। पहले लोग डरे हुए थे, उनके मन में बहुत डर था। कोई पैदल निकल गए, कोई ऑटो रिक्शा में चलने लगे, कोई जो मिले वो सदन ट्रक के ऊपर बैठ गए, क्योंकि डर था कि अब हमें मर रहा है तो घर चले जाए, हमें कुछ नहीं, इस प्रकार का भाव था। और ये डर और फियर, ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो बड़े प्रमाण पर अभी जैसे अपना बिजनेस रिस्टोर होगा, इंडस्ट्री रिस्टोर होगी, वो लोग अपने काम पे आ जाएंगे। अभी जो काम शुरू हुआ है उसके कारण जो जाने के मूड में थे वो काफ़ी रुके हुए हैं, क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्री, आप जैसे बड़े बड़े ब्रांड है कोई भी, उसमें से 25, 30, 40% तक लोग आए हैं और उन्हें अपने काम शुरू किए हैं। और कुछ जगह तो इंटरेस्टिंग बात ऐसी है, बड़े बड़े प्लांट ऐसे जैसे टीवीएस का प्लांट है चेन्नई में, उन्होंने अपने इंडस्ट्री में ही उनकी रहने की व्यवस्था भी की है और फूड एंड शेल्टर दोनों भी एक जगह है, और कोरोना की गाइडिंग प्रिंसिपल को अमल करते हुए और वहाँ काम भी शुरू हुआ है। अड़चने है, समस्या है, और मुझे लगता है कि अभी जल्दी ही जो माइग्रेंट लेबर है, जिनको रोज़गार तो उनके गांव में नहीं है,
तो उनमें अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस और खड़ा अगर हुआ, पॉजिटिविटी आएगी और डर और फियर से निकल जाएंगे तो वो फिर से वापस आएंगे और ये बातें रेगुलराइज हो जाएगी। मैं उससे आपको अगले प्रश्न पे लेके जाना चाहता हूं। अक्टूबर 2017 में आपने एमएसएमई समाधान मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया था कि एक व्यापारी जिसका पेमेंट कहीं रुक जाता है, छोटा एमएसएमई व्यापारी, वो बेचारे को पीछे से कोई पैसा नहीं आ रहा या आगे कस्टमर से नहीं आ रहा, वो पीएसयू को माल बेच रहा है, बड़े कॉर्पोरेट को माल बेच रहा है, वो उसका पेमेंट रोक के बैठा है, छोटा व्यापारी बहुत ज्यादा दबा हुआ है। आपने एक अच्छा एमएसएमई समाधान मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया। इसमें आपके पास 41,000 एप्लीकेशन आई, परंतु 41,000 एप्लीकेशन में से केस केवल 3100 मतलब यानी कि बहुत कम मात्रा में, जहां 40-42,000 एप्लीकेशन आ रही है वहां 3,000 ही केवल सेटल हो पा रहे हैं। अमाउंट बहुत बड़ा है, आज 11,000 करोड़ का अमाउंट है, सेटलमेंट हुआ है केवल 500-600 करोड़ का। तो जो व्यापारी के लिए आपने पॉलिसीज भी बनाई, आपने उसके लिए पोर्टल भी तैयार किया उसकी पेमेंट डिले के लिए, परंतु वो जाके लड़ नहीं पाता। अब वो जाकर के लड़े या केस करे जाकर के, तो उसको अगली बार वहां से बिजनेस देना बंद हो जाएगा, अगली बार वहां बिजनेस नहीं मिलेगा। तो व्यापारी इस केस में पिस रहा है। चूंकि मैं 1.25 करोड़ व्यापारी, 1,23,00,000 व्यापारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज देश में, और मैं उनकी लर्निंग, डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनकी हैंड होल्डिंग, उनको सपोर्ट देता हूं बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म से। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपसे आपका विजन और एक समझ चाहता हूं कि आप पॉलिसी भी बना रहे हैं, प्रोसेस भी तैयार कर रहे हैं, परंतु फायदा 10% भी नहीं हुआ उसका। इसको कैसे सुधारा जाए? अगर ये सुधरे तो व्यापारियों को बहुत कंफर्ट आ जाएगा कि उसकी पेमेंट समय से आ जाए, तो वो कोई ईमानदारी छोड़ना नहीं चाहता, वो काम करना चाहता है। देखिए, इसमें आपकी बातों में काफ़ी तथ्यांश है। पहला निर्णय अब यह किया है कि भारत सरकार और भारत सरकार के अंडरटेकिंग, इनको आदेश दिया गया है प्रधानमंत्री जी की ओर से और ये पैकेज के द्वारा कि 45 दिन के अंदर जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके पूरे पैसे वो तुरंत, जो पेंडिंग है वो तुरंत दें। दूसरा, इसमें आप व्यापारियों को ला रहे, वैसे वो कॉन्ट्रैक्टर को भी लाओ। जैसे एनएचआई में हज़ारों लाखों करोड़ के हम काम कर रहे हैं, हम अगर उसको टर्मिनेट कर देते हैं तो ये काम उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, छोटे लोग करते हैं, तो उनको हम नहीं प्रोटेक्ट करते। एनसीएलटी में भी जाएंगे तो सबके ड्यूज़ होते हैं, पर छोटे लोग, एक कंपनी बड़ी डूबती है तो कम से कम 1,000 लोगों को लेकर डूबती है, तो 1,000 लोग जो गरीब है उनको कुछ नहीं है, और इसलिए इसमें कुछ कमियां हैं। और इसलिए पहली बात, हमने, भारत सरकार ने निर्णय किया, अब राज्य सरकार को मैंने अनुरोध किया है कि उनके राज्य सरकार के सभी मिनिस्ट्री और अंडरटेकिंग भी 45 दिन के अंदर सब पैसा दें। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके साथ साथ मेजर इंडस्ट्री भी है, बड़े बड़े, तो मैंने जितने अभी मेरी चर्चाएं हुई तो मैंने सबको रिक्वेस्ट की कि छोटे लोगों के पैसे आप तुरंत दीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि ये जो समाधान पोर्टल खुला था, इसको कोई टीथ ही नहीं थे अगर कोई हमारी बात मानता नहीं तो इनको कोई कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं था। तो ये राम राज्य थोड़ी है कि कोई लोग सुनते हैं, कोई अधिकार होता तो कोई कार्रवाई करने का तो होता। अब परिस्थिति ऐसी है कि आज की स्थिति में कोई कठोर नियम, कानून तैयार करने की स्थिति इसलिए नहीं है कि सभी लोग अड़चन में हैं, पर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। ये जैसे आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट होता है, उसको ऑक्सीजन जितना आवश्यक है उतना एमएसएमई को पेमेंट जल्दी मिलना बहुत आवश्यक है, उसके सिवा वो आगे नहीं चल पाएगी। और इसलिए थोड़ा सा आज का समय ठीक नहीं है, पर हम लोग जल्दी ही कुछ इसके बारे में निर्णय करने के लिए सोच रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा स्थितियाँ नॉर्मल हो जाएगी तब सोचेंगे। आपका एक प्रोग्राम चलता है ESDP, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और साथ में NSDC के प्रोग्राम भी अपने स्किल बिल्डिंग के चलते हैं। परंतु एक बात है, वो ये है कि एक स्टोरी पहले के समय से चली आ रही है कि जब नोकिया अपने फ़ोन का डिज़ाइन और पीपीटी तैयार किया करता था कि मैं कौन सा मोबाइल बनाऊंगा, उतनी देर में चाइना 3 नए मोबाइल लॉन्च करके ले आया करता था। आज प्रोडक्टिविटी, अपनी पर पर्सन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंडिया के अंदर जो है, वहाँ पे चाइना की 3.5 गुना ज़्यादा है, वहाँ की वही पर पर्सन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। पेपर पे तो प्रोग्राम बहुत हो रहा है, NSDC का या अपना ESDP का प्रोग्राम, इसको कैसे और सुधारा जाए? क्योंकि जैसा आपने बताया, कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है सुन के कि आप ग्रीन कॉरिडोर्स लेके आ रहे हैं, बड़े हाईवेज बना रहे हैं, वहाँ नेटवर्क क्लस्टरिंग भी होगा, और इस प्रकार के विजन से नेचुरली बड़ा फर्क पड़ना है। पर अगर ज़मीनी स्तर पे हमारी लेबर कमज़ोर रही तो इस सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ की कैसे आएगी? क्योंकि एक आदमी की प्रोडक्टिविटी वहाँ पे 3.5 मोबाइल बना लेता है, मुकाबले यहाँ पे एक बनता है, यानी कि 100 से 350 का मुकाबला कर पाना कठिन होगा। और वही एफिशिएंसी के चलते
दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन चाइना मूव कर रही थी। अब आज इस जियोपॉलिटिकल एडवांटेज को हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि वो 3.5 क्यों कर रहा है, इसके जब तक इसका रिसर्च नहीं होता तब तक एकदम कोई कमेंट्स करना उचित नहीं होगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब कोई भी असेंबलिंग यूनिट होते हैं बड़े इंडस्ट्री के, उसमें इतना ऑटोमेशन होता है और इतना समय बचता है कि वो आदमी यहाँ अगर 3 यूनिट का काम करेगा तो दूसरी जगह 1 का करता है। तो क्या है कि ये लेबर की प्रवृत्ति या लेबर की शक्ति, हमारे यहाँ सेम प्रकार की फैसिलिटी चाइना जैसे और हमारा लेबर काम नहीं कर रहा, या हमारे लेबर को फैसिलिटी वो नहीं है इसलिए काम नहीं कर रहा, तो पहली बात तो ये स्टडी करना पड़ेगा। दूसरी बात कैसी है कि आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि समझो एक दिन में जो 3 मोबाइल समझो असेंबलिंग करेगा तो उसको तनख्वाह के अलावा इतना इंसेंटिव मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, अच्छे काम करने वालों को सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, और जो काम नहीं करता उसको कोई सज़ा होनी चाहिए। तो नेचुरली क्या है कि ये स्कीम को इंसेंटिव बेस अगर किया जाएगा तो नेचुरली हमारे यहाँ भी लोग पूरी ताकत से काम करके दिखाते हैं। ये बहुत प्राइवेट सेक्टर में ये भी संभव हुआ है। तो इसके डिटेल में जाना पड़ेगा कि उसकी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। अब कुछ सिस्टम जो उन्होंने लगाई है, अभी एक हमारे यहाँ एक जर्मन से लॉन्ड्री की मशीन लाई है पूरी एक ने, और उसका अभी ये हेयर कटिंग सैलून और स्पा का काम है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में लगाई। तो वो स्कूटर पर ऐसा डब्बा रखकर वो घर घर जाते हैं, कपड़े लेते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया लेके जाते हैं, पूरा धोते हैं और इस्त्री करते हैं और फिर पैक करके घर पहुंचा देते हैं। अब वो इतने लार्ज स्केल पे काम कर रहा है कि उसकी कॉस्टिंग सस्ती है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हमको लेबर पर हम उसी पर समय आपत्ति उठाए कि सेम टाइप की सिस्टम अगर हमने लेबर को दी और उसके बाद आउटपुट नहीं निकलता है तो वो जिम्मेदार है। तो एटोमाइजेशन हो, असेंबली यूनिट्स हो, सिस्टम हो, काम करने का इन्वायरमेंट हो, वहाँ गर्मी होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे नागपुर में हमारे 46-47 डिग्री है, तो एयर कूलर लगाने पड़ेंगे उसको काम करना है। तो 1 बजे उसको खाना अच्छा प्रोटीन्स का, उसमें एक आधी दाल होगी, ये होगी, ऐसा खाना कम से कम अच्छा उसको मिले। तो कहीं ना कहीं हमें भी काम ज़्यादा चाहिए। जो गाय दूध देती है तो कितना साइंटिफिकली हम काम करते हैं कि उसको प्रोटीन्स का कितना आहार जा रहा है, वो पानी कितने बार पी रही है, हरा घास कितना मिल रहा है, तभी वो दूध मिलता है। तो आउटपुट बढ़ाने के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के उपाय दोनों तरफ से करने पड़ेंगे। उसके बाद भी फिर कंपैरिजन में अगर वो एफिशिएंसी नहीं होगी तो फिर वो चिंता का विषय, उसको सुधारना होगा। मैं एक छोटा आखिरी प्रश्न लूंगा, आपका समय महत्वपूर्ण है। आपने एनफोर्स किया क्रेडिट गारंटी को और आपने कहा कि अगर 100 करोड़ का टर्नओवर होगा हम वहाँ पे बैंक से आपको लोन दिलाएंगे, और अगर आप एनपीए हो भी गए तो हम आपको सपोर्ट भी करेंगे पीछे से। वो उस लोन का एक्सपोजर भी सरकार ने अपने ऊपर लेने का प्रयास किया यहाँ पे। यानी कि अगर कर्जा वो नहीं पे कर पा रहा तो सरकार बैंक को फंड करेगी, लेकिन बैंक अभी भी इस स्ट्रेस के अंदर है। इन बैंक की और एनबीएफसी की बैलेंस शीट कमजोर होने के कारण, और दूसरी बात कि गवर्नमेंट बाद में वेरीफाई करेगी उन केसेस को और बाद में कॉम्पनसेट करेगी बैंक को, उसके चलते बैंक अभी भी तैयार नहीं है। यानी कि सरकार ने तो पॉलिसी बना दिया पर बैंक लोन देने को तैयार नहीं है, और अगर दे भी रहा है तो वो 6.5 करोड़ में से केवल 10% एमएसएमई हैं जिनको वो लोन आसानी से मिलता है, 90% को मिल नहीं पाता है। यानी कि आपने पैसा भी एलोकेट किया और नीचे चल के वो राजीव गांधी जी वाली जो बात हुआ करती थी कि ऊपर से पैसा चला लेकिन नीचे पहुंचा बहुत कम। वो शायद कहते थे कि 100 रुपये में 7 रुपया पहुंचता है। तो आज कम से कम मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100 में 7 पहुंच रहा है, पर मैं ये कहूँगा कि सरकार ने जो अपनी कमिटमेंट दिखाई एक्सपोजर लेने की लोन को, पर आज भी एमएसएमई की तनख्वाहें भी चल रही हैं, उनका किराया भी चल रहा है, उनका बिजली का बिल भी चल रहा है, उनके सारे मीटर चल रहे हैं, पर तुरंत पैसा मिल नहीं रहा है। इसके लिए क्या आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां से उनको और आसानी से पैसा मिले, शेल्फ से ऑफटेक हो सके, लोन का ऑफटेक बढ़ सके? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि रिजर्व बैंक ने ये सर्कुलर निकाला है और ये पूरे बैंकों का कंट्रोल रिजर्व बैंक से होता है, और स्वाभाविक रूप से आपको पता है कि इनके सबके अकाउंट उसमें हैं, और ये इस लोन को हमने सिक्योर्ड भी किया है, और इसलिए इसके बारे में बहुत क्लियर डायरेक्शन सरकार की है। और ये कैसे आएगा बैंकों के पास, बैंक कैसे देगी, इसके लिए क्या प्रोविज़न करना, वो सब विचार करके रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये सर्कुलर दिया है। केवल ऐसा दे दो भाई तुम, ऐसा नहीं है। हमने उसकी गारंटी ली, और मुझे अभी फीडबैक नागपुर के
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आए थे मेरे पास और उन्होंने कहा कि बड़े प्रमाण पर बैंकों ने बुला बुला कर हमको पैसे दिए और हमको अभी ये मिल रहे, उससे रिलीफ मिला है। इसके बाद भी जिनकी अड़चनें होगी वो अभी प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की है जिसमें निर्मला जी है। ये पैकेज के इम्प्लीमेंटेशन में जो दिक्कतें आएगी उसको ये कमेटी रिव्यू करेगी। तो अगर कई प्रॉब्लम आते हैं तो हमें भेजें, हम फाइनेंस मिनिस्टर को भेजेंगे, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखो, प्रॉब्लम सिस्टम में आते ही है, अगर आते हैं तो उसको रिजॉल्व करना हमारा काम है। और अगर ऐसे कोई लेजिटिमेट केसेस में आते हैं तो हमने उनको उपाय भी दिया है। 20 करोड़ का फंड दिया कि अगर ये रिस्ट्रक्चर नहीं होता तो हमारे इस पैसे से इसको रिस्ट्रक्चर करने में एनपीए नॉर्म में नहीं बैठता तो इस प्रकार से करा के कराइए, इतनी इक्विटी हम उसमें डालेंगे। तो ये जो जो कुछ कहना वो किया हुआ है। इसमें बैंक वाइज फाइनेंस मिनिस्टर भी रिव्यू करती है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी उनके साथ इस रिव्यू में जाऊंगा। और अभी बीच में जैसे मैंने कहा था कि बैंकों के चेयरमैन के हमने सब रिव्यू किए। अभी हमारी एमएसएमई की पूरी योजना है जो हमने एनबीएफसी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नेशनलाइज बैंक, सीडबी सबको दी हुई है। इसका एक मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। अब ये जो 20% वर्ग, इसका हमारे पास अभी कोई सिस्टम नहीं है, पर हम हमारी आईटी सिस्टम इतनी मजबूत कर रहे हैं कि हम लोग देश की दिल्ली की फलानी करोल बाग की ब्रांच में किसको नहीं मिला, कितने एप्लीकेशन रिसीव हुई और कितने लोगों के काम हुए, 1 सेकंड में आपको बता सकेंगे कि ये ऐसा ऐसा डाटा है। तो इसका मॉनिटरिंग करेंगे और ये अड़चन नहीं आएगी, ऐसी कोशिश करेंगे। इसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो लोग हमें लिखें, हम उसमें ध्यान देकर मदद करने की कोशिश करेंगे। तो हम बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं श्री नितिन गडकरी जी को, जो कि मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं आज एमएसएमईज के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए। कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू रखते हुए, कंप्लीटली बिजनेस पे फोकस करते हुए हम जानना चाहते थे कि सरकार का क्या कैनवस है, कितना बड़ा ग्रोथ और कितना बड़ा विजन है हमारे देश के व्यापारियों के लिए। कुछ सीधे उत्तर दिए नितिन गडकरी जी ने, जहां पे उनकी कमियां रह गई उनको उन्होंने माना, और जहां पे उनका ग्रोथ पाथ और देश को लेकर के जो उनका विजन और प्लानिंग है उसको उन्होंने बेबाकी के साथ एक्सप्लेन किया। देखना है अब आपको और हमको कि आगे देश के अंदर इस कोरोना क्राइसिस के बाद कितना इंप्रूवमेंट आता है। मैं चाहूँगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, क्या इस प्रकार के बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिटिकल इंटरव्यूज भी हमको और करते रहने चाहिए। कृपया करके अपनी राय दें, वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। मैं नीचे आकर के पढ़ूंगा आपके एक एक कॉमेंट को। उत्साह बढ़ाइए हमारा थोड़ा लाइक करके, और दुनिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए इसको सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, ताकि कोई लर्निंग मिस ना हो जाए। आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।